मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं आपका आदेश सिराकों पर, जिसमें हमने यंत्रमानों के बारे में पढ़ा है। तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके हमने लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज करते हैं हम इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है बेटा, दीर्घ प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, प्रज्ञा युक्त यंत्र मानव अपने विद्युत मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करते हैं। कि जो प्रज्ञा युक्त यंत्र मानव है, प्रज्ञा यानी बुद्धि, तो वो है अपने विद्युतीय मस्तिष्क है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो उत्तर है आपका, प्रज्ञा युक्त यंत्र मानव में एक लघु कंप्यूटर लगा होता है। कि प्रज्ञा युक्त जो यंत्र मानव है इनके अंदर एक लघु कंप्यूटर लगा होता है। लघु माने छोटा, एक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर लगा होता है जो कि यंत्र को निर्देश देता है। और वो कंप्यूटर क्या करता है, उस यंत्र को यानी जो यंत्र मानव है उसको निर्देश देता है। कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न कार्यक्रमों के निर्देश डाले हुए होते हैं। और जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो उनके निर्देश डाल दिए जाते हैं कि कैसे करना है। कंप्यूटर कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यंत्र मानव द्वारा नए नए कार्य करवाए जा सकते हैं। और जो निर्देश डाले गए हैं वो कार्य तो वो करते हैं, इसके साथ साथ में उन कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हम करके भी यंत्र मानव से नए नए काम करवा सकते हैं। तो यंत्र मानव कैसे काम करता है कि उसके अंदर एक लघु कंप्यूटर लगा होता है जिसके अंदर निर्देश डाल दिए जाते हैं कि उन्हें क्या क्या काम और कैसे करना है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसी के अंदर उसमें विभिन्न जो कार्यक्रम है वो डाले जाते हैं और उन कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन यंत्र मानव से नए काम भी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रज्ञा शब्द की व्याख्या कीजिए। प्रज्ञा शब्द की व्याख्या कीजिए, यानी जो प्रज्ञा शब्द है वो क्या है। तो प्रज्ञा का अर्थ क्या है, बुद्धि। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि का वह परिष्कृत और विकसित तथा संस्कृत रूप है। तो वैसे तो प्रज्ञा का अर्थ हो गया बुद्धि साधारण, लेकिन बुद्धि में भी बुद्धि का वह परिष्कृत यानी सुधरा हुआ, विकसित तथा संस्कृत रूप जो उसे अध्ययन, अभ्यास, निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त होता है। तो बुद्धि का वह परिष्कृत यानी सुधरा हुआ, विकसित और संस्कृत रूप है जो उसे अध्ययन, अभ्यास और निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त होता है और जिसे मनुष्य सब बातों का आगा पीछा या वास्तविक रूप जल्दी और सहज में समझ लेता है। और उस प्रज्ञा के कारण ही, उस बुद्धि के कारण है जो मनुष्य है वो सभी बातों का आगा पीछा यानी कि आगे की बात, पीछे की बात, उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी, या जो वास्तविकता है, वास्तविकता रूप जल्दी और सहज में समझ लेता है। जो उसकी वास्तविक रूप है उसको भी जल्दी से समझ लेता है, तो वो ही प्रज्ञा यानी कि बुद्धि है। नेक्स्ट है, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये पाठ है, इसके माध्यम से लेखक का क्या मतलब संदेश हमें देना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यंत्र मानव के विषय में बता रहा है। इस पाठ में लेखक क्या कर रहा है, यंत्र मानव के विषय में बता रहा है। आजकल उनकी कल्पना, आरंभ, विकास और उत्तरोत्तर बढ़ रही महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। कि जो लेखक है वो बताना चाह रहा है यंत्र मानव के विषय में, और कि किस तरह से आजकल है जो यंत्र मानव की नई नई कल्पनाएं होने लगी हैं, उनका विकास हो रहा है और उत्तरोत्तर इसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। तथा यह बताना कि कंप्यूटर युग के उत्तराधिकारी के रूप में शीघ्र ही रोबोट युग का सूत्रपात होने वाला है। तथा साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर का युग अभी चल रहा है उसके उत्तराधिकारी के रूप में यानी उसके अगले रूप में रोबोट युग का सूत्रपात होने वाला है, यानी रोबोट युग है वो आने वाला है। तो ये हो गया आपके तीनों दीर्घ प्रश्न उत्तर। अब है आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार में सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जो पर्याय शब्द दे रखे हैं उनके पर्यायवाची लिखने हैं। आदेश का जैसे हो गया आज्ञा और हुक्म, तो प्रज्ञा हो गई बुद्धि, अक्ल, संवेदना, करुणा, सहानुभूति, परिष्कार यानी शुद्धिकरण और सुधार, निर्माण हो गई रचना, सृष्टि, निर्भय का हो गया निडर, भयमुक्त। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे अनुचित का उचित हो गया, सचमुच का झूठ मूठ, कृत्रिम, प्राकृतिक, आवश्यक, अनावश्यक, लघु यानी छोटा, दीर्घ, लघु का क्या हो गया दीर्घ, कठिन का सरल। तो एक बार फिर से देख लो कि प्रज्ञा का बुद्धि, अक्ल, संवेदना का करुणा, सहानुभूति, परिष्कार का शुद्धिकरण, सुधार, निर्माण, रचना, सृष्टि, निर्भय, निडर, भयमुक्त, सचमुच, झूठ मूठ, कृत्रिम, प्राकृतिक, आवश्यक, अनावश्यक, लघु, दीर्घ, कठिन, सरल। आगे आपको
शब्दों से संज्ञाएं बनानी है आपकी और निम्नलिखित शब्दों से, जैसे मानव से बनी मानवता, योग्य से योग्यता, व्यक्ति व्यक्तित्व, काल्पनिक कल्पना, विस्तृत विस्तार, परिष्कृत परिष्कार। इन शब्दों से हमें विशेषण बनाने हैं। यंत्र से यांत्रिक, प्रकृति से प्राकृतिक, निर्देश से निर्देशक, दिन से दैनिक, निर्माण से निर्मित, समय से सामयिक। आगे है, घरों में उपयुक्त होने वाले अनेक उपकरणों में रोबोट किसी न किसी रूप में वर्तमान है, यानी उनमें किसी न किसी रूप में रोबोट होता है। तो इस कथन पर 4-5 वाक्य लिखिए। आप चाहे तो आपको क्या करना है कि ये आपको कि किसी न किसी उपकरण में रोबोट का वर्तमान है, किस प्रकार से, तो ये आपको बताना है कि कैसे रोबोट वह है। तो देखो, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक चलती है, सब कुछ होता रहता है, तो वो एक तरह से रोबोट है। तो आपको घरों में ऐसे ही अनेक उपकरण हैं जिनके में किसी न किसी रूप में रोबोट है, तो आपको ये लिखना है 3-4 लाइनों में। नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल में बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा शब्दों में अर्थ लगभग एक जैसे ही होते हैं, परंतु इन तीनों में अलग अलग प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। कि जब हम इन शब्दों में अलग अलग विशेषण लगाते हैं तो अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे बुद्धि में मान लगाया तो बना बुद्धिमान, मेधा में भी लगाया मेधावी, प्रज्ञा में वान लगाया प्रज्ञावान। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, तो आपको उसी के आधार पर लगाना है। मान में, मान किस में लगेगा, देखो गुण मान नहीं बनेगा, गुण वान हो गया, शक्तिमान। तेज में वी लगाया तेजस्वी, धन में वान लगाया धनवान, दुनिया मान, और बल में बलवान, माया में मायावी, आयु में आयुष्मान। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका व्याकरण बोध, इसके अंदर दे रखा है अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अंतर को समझने के लिए वाक्यों में आए क्रिया पर क्या प्रश्न लगाकर देखना चाहिए। यदि क्या प्रश्न करने पर निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की कर्म होगी और क्रिया सकर्मक कहलाएगी। यदि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा प्रश्न का कोई निर्जीव संज्ञा न हो तो वो अकर्मक मानी जाएगी। तो हमारा जो सीधा सा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का कि जो क्रिया है उस पर हम क्या प्रश्न लगाएंगे। अगर हमें उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। कैसे, तो यहाँ पर आपको दे रखा है जब अकर्मक और अब अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की परिभाषा देके उन एक एक वाक्यों उदाहरणों के रूप में लिखने हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तथा जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कि जिन क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है तथा वहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ होती है आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अब हमारा क्या था कि हमसे क्या कहा गया था कि क्रिया पर अब क्या प्रश्न लगाओगे। क्रिया क्या है यहाँ पर, दौड़ना। इसके आगे हमने लगाया क्या, वह क्या दौड़ता है, तो उत्तर क्या मिलेगा, क्या के आगे कुछ उत्तर मिला हमें नहीं। तेज है वो कैसे जरूर मिलेगा, लेकिन हमें कैसे का उत्तर नहीं, सिर्फ हमें किसका उत्तर चाहिए, क्या का उत्तर चाहिए। तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है तो सकर्मक है यानी कर्म होगा। तो इन क्रिया में कर्म का होना जरूरी है तथा क्रियाओं का फल सीधे किस पे, फल कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, तो वहां पर होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे रमेश फल खाता है। अब हम यहाँ पर खाता के आगे क्या लगाएंगे, क्या लगाया हमने, क्या। रमेश क्या खाता है, उत्तर हमें क्या मिला, फल, तो हमें उत्तर मिल रहा है फल, तो इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया। तो आपको जो क्या है वो हमेशा क्रिया के आगे लगाना है, क्रिया की जगह नहीं लगाना, क्रिया के आगे आपको लगाना है क्या। तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो आपका सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है बेटा, तो ये सभी आपको बुक में ही नोट करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग
7th class student, as you know that in our yesterday class we have completed the review exercise of chapter number 5 and started the review exercise of chapter number 4. Let's continue the chapter number 4 review exercise from question number 6. Let's continue. ऑर्डर में ये हमें फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग क्या होता है कि हमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हमें स्टेयर्स अप करना होता है। तो अब देखो फ्रैक्शन हमारे पास -5/12, -4/8, -3/15 एंड -7/10, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। ऑल द फ्रैक्शंस आर अनलाइक, सो वी हैव टू मेक अ लाइक फ्रैक्शन। एंड द फर्स्ट स्टेप इज we have to take a LCM of 12, 8, 15 and 10. Now LCM from 2, the table of 2, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8, 15 as it is and 2 5 ja 10. Again 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 15 and 5 as it is. Now table of 3, 1 2 as it is, 3 5 ja and 5 as it is. 2 and 5 both are prime numbers, so LCM क्या हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60 and 62 जा 120। तो LCM आ जाएगा हमारे पास 120। 120 जब हमारा LCM आ गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 से जाएगा तो 10 जा पे एंड 10 5 जा 50 -50। साइन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट 8 से हम इसको करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास 12 जा पे, सॉरी 15 जा एंड 15 4 जा 60 -60। देन 15 से करेंगे हम, 15 से जाएगा तो ये हमारे पास जाएगा, देन उसके मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहे हैं तो आ जाएगा 36। 12 3 जा 36 -36 आ गया है। देन हम इसको 10 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 7 जा 84 -84। अब ये देखो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा होता है, हमारी जो नंबर लाइन होती है ये हमारा 0 होता है, इधर -1 -2 -3, तो और यहाँ 1 2 3 इस तरह से होती है। तो ये सारा ऑर्डर क्या होता है हमारा डिक्रीजिंग होता है और ये हमारा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जितना हम नंबर बढ़ते जाते हैं उतने ही हम डिक्रीज होते जाते हैं, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा हो जाता है। तो मीन्स कि उल्टा हो जाता है, जो सबसे बड़ा हमें नजर आ रहा है वही सबसे छोटा है। तो असेंडिंग के लिए माइनस साइन लग जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जो माइनस का हो वो देखते हैं। तो वो क्या हमारे पास 84 है, वैसे तो 84 बड़ा है इन सब में, लेकिन क्या साइन लग गया माइनस, तो इसलिए अपोजिट हो गया, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब 84 के लिए कौन है -7/10, तो सबसे पहले आएगा -7/10 इज स्मॉलर, सबसे छोटा हमारा -7/10 है। इसके बाद हमारे पास क्या है -60 है। -60 किसके लिए -4/8, तो इसको हम राइट करेंगे -4/8। देन हमारे पास 50 है, -50 है तो ये हो जाएगा -5/12। आफ्टर देन हमारे पास 36 है तो आ जाएगा -3/15। तो ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ गया -7/10, लेस देन -4/8, लेस देन -5/12 और लेस देन -3/15। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर गया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7, write 4 rational numbers between -3/7 and 2/5। आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं किन नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में। हमें पता है अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई भी तो हमारे रैशनल नंबर हमारे पास फ्रैक्शन हो, इन फ्रैक्शंस के बीच में क्या है कि अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें तो कितने फाइंड आउट करने, ओनली 4। अब 4 फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारा बेस सेम हो, सॉरी हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। अब देखो 7 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स है, तो ये अपनी ही टेबल में आते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 35। अब सॉल्व कर लो, 7 से जाएगा ये 5 जा पे एंड 5 3 जा 15 -15 एंड 5 से जाएगा ये 7 जा पे एंड 7 2 जा 14। तो इट मींस हमें जो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने वो आएंगे -15 एंड 35 के बीच में, सॉरी 14/35 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। तो देखो -15 से छोटा बड़ा हो जाएगा -14/35, -13/35, -12/35, -11/35।
35। तो देखो 1 2 3 4 और भी बहुत सारे रैशनल नंबर सकते हैं। ये मैंने नेगेटिव दिया, आप लोग पॉजिटिव भी कर सकते हो। पॉजिटिव में हो जाएगा यहाँ से 13/35, 12/35, 11/35, 10/35, बहुत सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। इसके बाद के जो पार्ट्स है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना -7/10 + 5/25 प्लस -13/15। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हमारा डिनोमिनेटर अनलाइक है। लाइक करने के लिए हमारा स्टेप क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हमें सिंपली एलसीएम फाइंड आउट करना पहले इनका। 10, 25 एंड 15 एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैं 5 से करती हूँ। 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा, ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 35 जा 150। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 150। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 150 एलसीएम आ गया। एलसीएम को अब सोल्व करते हैं। 10 से हम डिवाइड कराएंगे 15 आ जाएगा, और 15 7 जा होता है हमारा 105। तो -105। ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक होते ही हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। प्लस अब 25 से हम इसको करा रहे हैं, तो 6 जा पे और 6 5 जा 30 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 15 से कराएंगे तो 10 और 13 10 जा 130। अब देखो 105 और -130 दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव्स का सम कर लेते हैं और उसमें से हम 30 लेस करेंगे। तो 130 और 105 को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 235, और 235 में से आप 30 लेस करते हो, ये आ जाएगा -235 प्लस 30 अपॉन 150। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 205 अपॉन में 150। अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो। मैं 5 की टेबल से करती हूँ। 5 4 जा 28, 5 1 जा 5 30 जा, तो आंसर जो आ जाएगा -41 अपॉन में 30। दिस इज अवर आंसर। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। लास्ट आंसर है -41/30। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसका एक और पार्ट करते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना हमारे पास क्वेश्चन है 13/18 मल्टीप्लाई बाय 12/13 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट बिगिन -4/9 मल्टीप्लाई 3/-2 ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले देखो हमारा अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट ही होता है कि हमें ब्रैकेट्स को ही सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को ही मैं सोल्व करती हूँ। यहाँ पे देखो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं 4 की टेबल से कट करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 8 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। इस ब्रैकेट की बात आती है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो अब इस ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3/2 प्लस यहाँ हो गया हमारे पास 2/3। तो सिंपली हमारे पास ये आ गए। अब हम इनको सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 6। तो 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा होता है 2 2 जा 4। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। 13/6 इज अवर आंसर। तो ये थर्ड पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है। ओनली क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट है जो आप लोग का होमवर्क है, वो आपको खुद करना होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें करना है इसको। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई जो है इजी हो जाए, क्योंकि 13 × 15 थोड़ी लेंथ ही जाती है। तो हम इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं। देखो 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 एंड 5 2 जा 10। तो सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी के पार्ट ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और जो आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट आप लोग को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये आपको सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेकेंड पार्ट सोल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, क्वेश्चन आपके पास ओनली 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, ये आपको कंप्लीट करने हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी पार्ट से। थैंक यू। A very nice morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to our YouTube channel of online classes.
Student, as you know that we are doing the revision of our SA1 syllabus content. So in this series we are going to continue the revision work of chapter 17, that is the forest, our lifeline. So let's continue it. Student, in today's class we are going to discuss the revision work of long question answer. This is related to the chapter 17, that is the forest, our lifeline. Student, here we have long question first of chapter 17, that is the explain the different layers of a forest, also list the different inhabitants of each layer. Student, इसमें आपको जो फॉरेस्ट है उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है एंड प्लस में उनके इनहैबिटेंट्स यानी जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं. फर्स्टली द हेयर आर 3 layers. द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट आर कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर. First one is canopy, that is the topmost horizontal layer. It is the student topmost horizontal layer होती है ये, फाउंड बाय द क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज. जितने भी टॉल ट्रीज बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके क्राउन्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्राउन एंड उससे वो फॉर्म होती है, बनती है. जब जितने कई सारे ट्रीज जो होते हैं उनके जो ऊपर का टॉप पोर्शन होता है वो इकट्ठा हो जाता है तो वो एक कैनोपी फॉर्म करता है. लेयर आपने कभी देखा हो तो मीन्स एक रे ऑफ ट्रीज दिखाई देती, मीन्स आप कह सकते एक लाइन सी बनी हुई रहती है, लाइक दैट. इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मंकीज़, औरंगुटान्स, ईगल्स, टॉकन्स. इसमें किस तरीके जो ये बड़े जानवर होते हैं, मीन्स जो या तो उड़ सकते हैं या एक दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं. ओके, सो इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं. नेक्स्ट इज़ अंडर स्टोरी लेयर. अंडर स्टोरी लेयर में देखिए क्या होता है, दिस लाइज बिटवीन कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर. वो लेयर जो कैनोपी एंड फॉरेस्ट फ्लोर के बीच की पोर्शन की लेयर होती है. इट इज़ द होम टू अ नंबर ऑफ बर्ड, स्नेक, लिजार्ड, लियोपार्ड. इसमें जितने भी एनिमल्स जो इनसे छोटे आते हैं उनकी कैटेगरी के उनमें रहते हैं. लाइक देखिए लियोपार्ड जो होता है ये एक ऐसा एनिमल है, होता तो मंकीज़ की साइज़ का, मीन्स बड़ा भी होता है, बट क्या है कि ये इतनी दूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर इतनी दूर तक नहीं जा सकते, ये ज़्यादा ऊंची तक चढ़ नहीं सकता. तो इस तरीके के एनिमल्स जो मतलब अपने कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी आप कह सकते हो जो एडाप्टेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ओके, उस तरीके के एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर यानी जो ग्राउंड पोर्शन है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट होती है, फॉरेस्ट जंगल की जो फर्स्ट है, तो इट इज़ द बॉटम पोर्शन, जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है. दिस फ्लोर और ग्राउंड सरफेस कंप्राइजेस डेड लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स. इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो उसमें डेड लीव्स जो सड़े गले पत्ते वगैरह होते हैं, या फिर एनिमल्स की जो वेस्ट होता है, मीन्स उनके जो आप कह सकते हो डंग्स वगैरह जो हो गए, लाइक दैट. डेड ट्रीज, पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं. एंड इसमें किस तरीके के एनिमल्स रहते हैं, मिलीपेड्स, बीटल्स, जाइंट आंट ईटर्स, मतलब जो चींटियाँ कह सकते हो या चींटियों को खाने वाले वो जीव जंतु, कुछ इस टाइप के थोड़े से, मतलब जो ना तो वो बहुत ज़्यादा उड़ सकते हैं, ना उनके अंदर ज़्यादा वो दूर चढ़ के वो ऊंचाई पर जा सकते हैं. तो इस तरीके के रेंगने वाले जीव जंतु जो होते हैं, मिलीपेड्स वगैरह, जो आपने देखे होंगे कुछ ऐसा कनखजूरा टाइप, बीटल्स वगैरह, मतलब आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, उस पर 6 डॉट्स होते हैं. तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं. नाउ इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. इट रिलेट्स विद द फॉरेस्ट, हाउ इट कैन बी कंजर्व्ड, हाउ फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व, फॉरेस्ट को कैसे हम बचा सकते हैं. सो हियर आर 4 to 5 प्रोटेक्शन वेज. तो फर्स्ट वन इज़ एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को हम लगा करके हम एफॉरेस्टेशन, ओके, तो हम डिफरेंट मोर प्लांट्स को हम ग्रो करके इस तरीके का एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. अब ओवरग्रेजिंग से हम किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं. ओवरग्रेजिंग मीन्स होता है कि जो जानवरों को कुछ लोग फार्मर्स वगैरह खुला छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब एक्सेस अमाउंट में उसको खा जाते हैं. तो उससे भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है. सो इससे भी हमारा जो फॉरेस्ट है वो उजड़ता रहता है, बिकॉज उसके प्लांट्स वगैरह जो हैं छोटे छोटे वो सब जाते रहते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन से किस तरीके से बचा सकते हैं. पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज.
पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है पेड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है एंड वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं। बिकॉज अगर हम ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे तो पेड़ों की भी, ट्रीज़ की भी क्या कैपेसिटी होती है कि वो उस लेवल तक ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मशीन है, मशीनरीज़ की भी इवन अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर हम ज़्यादा मशीनरीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं तो वो गर्म हो जाती है या उसमें कुछ वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस तरीके की हर एक पर्सन की, वेदर वो लिविंग और नॉन लिविंग, अपनी एक कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। तो ट्रीज़ को भी अगर हम ज़्यादा पॉल्यूटेड वहाँ पे पॉल्यूशन है तो वो भी कितना उसको क्लियर करेंगे, तो उससे भी मतलब पॉल्यूशन से भी हमें बचाना चाहिए। तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है ट्रीज़ की ग्रोथ पर और उनके सर्वाइवल पर। रेगुलेटेड एंड प्लान कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी देयर। और जो हमारे ट्रीज़ की कटिंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह करवाते हैं ट्रीज़ को, मतलब उसको क्योंकि फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही बैन कर सकते हैं उसको, बट एक लिमिटेड और प्लान्ड होना चाहिए कि मीन्स इतने ही जगह पर इतने ही अमाउंट की ट्रीज़ को हम कट कर सकते हैं। अब सपोज दैट किसी एक जगह से पर्टिकुलर हमने पूरा ही वहाँ पे कटिंग प्रोसेस कर रखा है, तो वहाँ पे तो कुछ भी पेड़ ही नहीं बचेंगे, तो वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इट ऑल्सो इफेक्ट अवर एटमोसफेयर, अवर एनवायरनमेंट, अवर सराउंडिंग्स, लिविंग हैबिट्स ऑल्सो, मतलब बहुत सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर भी जो है वो जंगलों में जो आग लग जाती है वो भी ड्यू टू द, समटाइम्स क्या होता है, इट ऑकर्स नेचुरली एंड समटाइम इट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन ऑल्सो। देखिए लाइटनिंग एंड फायर, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिजली जो आपने देखा होगा कड़कती है या उस तरीके से आग वगैरह लग जाती है, एंड प्लस में जो स्टोन्स हैं वो स्लोप डाउन होकर मतलब नीचे आते हैं, फिर उनके टकराने से भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमें इन सब चीज़ों को नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनको अनदेखा करने से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रिकल पोल्स है, उससे भी आग लग सकती है। अब सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल है वहाँ पर एंड उसके वायर्स वगैरह में कोई दिक्कत है या वो मतलब कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, वो सही नहीं है, ख़राब है, तो उसको मेंटेनेंस करवा लेना चाहिए। तो इट इज़ नेचुरली, देखिए क्या होता है, सपोज दैट लाइटिंग हुई तो उससे वो इफ़ेक्ट होता है, ओके, उससे आग लग सकती है। बट अगर इस तरीके की सिचुएशन हमने देखी है तो हमें उसको इंस्टेंटली रिपेयर्ड करवा लेना चाहिए। सो ऑल दीज आर इफेक्टेड our environment also, and through our environment our forest reserve also get affected. The next question number third is about the short note we have to write on the consumer. हमें consumers के बारे में short note write करना है। फर्स्टली तो कंज्यूमर्स होते क्या हैं, द प्रोड्यूसर्स के बाद का जो लेवल आता है दैट इज ट्रीटेड एज द कंज्यूमर, बिकॉज प्रोड्यूसर्स फूड प्रिपेयर करते हैं एंड कंज्यूमर्स उनको ईट करते हैं। ऑल दोज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वेदर ह्यूमन बींग्स हो, वो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। व्हेन दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, जब वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे फॉर्म फॉर देयर फूड, ओके। तो सिंस दे आर अनेबल टू मेक, बिकॉज जो हम एनिमल्स हैं दे आर अनेबल टू मेक देयर फूड, वो खाना अपना नहीं बना सकते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। और यही रीज़न है कि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर बिकॉज दे कंज्यूम द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। वो प्लांट के थ्रू जो फूड प्रिपेयर किया गया उसको कंज्यूम करते हैं, सो दे आर नोन एज द कंज्यूमर, एंड उनको हम हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, सैप्रोफाइट। हार्बीवोर्स जो हर्ब्स को, प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो ओनली एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, ऑमनिवोर्स जो इन दोनों की कैटेगरी में आते हैं, जो बोथ प्लांट और एनिमल फ्लैश दोनों खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट और डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स को खाते हैं, एंड सैप्रोफाइट्स जो सड़ी हुई गली हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। Now here we are having the question number 4, that is the dependency. It is the relationship, it is the interdependency of the plants and animals. देखिए प्लांट और एनिमल किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये हम सभी को पता है कि दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज फूड के लिए मेनली तो हम अगर बात करें तो मेन पर्पज़ है फूड, इनके लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग द डिफरेंट चॉइसेस, और यू कैन से दैट द डिफरेंट पर्पज फॉर दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए मेनली
जीवन यापन करने के लिए। नेक्स्ट है प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल, प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर किस चीज़ के लिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, न्यूट्रिशन, सीड डिस्पर्सल, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो है प्लांट डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर। पॉलिनेशन में आप कैसे कह सकते हो कि जैसे कोई बर्ड है या फिर कोई बीज सपोज दैट उसने क्या किया, नेक्टर लिया वहाँ से, ओके, फ्लावर से, उसको जब वो उस नेक्टर ले रही होती है तो उसके जो लेग्स वगैरह होते हैं, विंग्स होते हैं, उस पर कुछ पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, एंड जब वो दूसरे फ्लावर से लेती है तो इस तरीके से वहाँ पे पॉलिनेशन होता है, सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन आप कह सकते हो, तो इस तरीके का होता है, तो इसके लिए भी डिपेंड होते हैं। एंड सेम इन द सेम वे एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्लांट, उसी तरीके से एनिमल्स भी प्लांट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, शेल्टर, शेड, ऑक्सीजन, तो इसलिए हम कह सकते हैं दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th, दे आर द वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, उसके क्या प्रभाव होते हैं। फर्स्टली देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, इट इज़ डैम श्योर। क्लाइमेट चेंजेस पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये भी करेक्ट है। देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो वायु किस तरीके से स्वच्छ होगी। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉइल इरोजन किस लिए होता है, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उनकी जड़ें जो है मिट्टी को किस तरीके से बांध के रखेंगी, तो सॉइल इरोजन भी कंफर्म है। द ग्राउंड वाटर लेवल जो है, पेड़ नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कहीं ना कहीं वाटर साइकिल में पार्टिसिपेशन करता है, तो उससे ग्राउंड वाटर का इफेक्ट तो होता ही होता है। मैनी एनिमल्स, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं उनको घर नहीं मिलेगा, उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ऑल दीज आर effect of the deforestation, and we have discussed our today's content and we have revised it. So student, you have to revise it for your essay-1 preparation. Take care. Goodbye. Morning friends, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our 17th chapter of geography in reading. Today we do the exercise of this chapter. So let me continue our class with the first part of fill in the blanks. First is dash refers to the amount of water vapor present in the atmosphere. Answer is humidity, HUMIDITY, humidity. Second is dash refers to the process in which water turns into water vapor when हीटेड, इसमें हमें बताना है उस प्रोसेस के बारे में जिसके अंदर वाटर वेपर्स जो वाटर होता है वो टर्न हो जाता है वाटर वेपर में, और तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन, कि जब पानी गर्म होके वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन। बेटा आपको ये टर्म्स याद रखनी है कि वाटर वेपर जब प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, उमस कहते हैं, और जब पानी टर्न हो जाता है वाटर वेपर्स के रूप में गर्म होने के बाद तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं, EVAPORATION, इवेपोरेशन। आवर थर्ड इज dash take place when water vapor in the air turn to minute water droplets which then form clouds, कि जब जो पानी वाष्प के रूप में गया है ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर वो बूंदों के रूप में बदल जाता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, CONDENSATION, 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 condensation. Fourth is dash is formed in winter when condensation take place close to the ground, कि जब कंडेंसेशन क्लोज होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं जो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं, जब वो विंटर्स के अंदर, ठीक है, ग्राउंड के पास आती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, फोग बन जाती हैं। क्या बनती है, फोग। डैश आर फॉर्म्ड इन द सेम वे एज फोग्स एंड मिस्ट बट दे हैपन इन अपर एटमॉस्फेयर, कि जो फोग या मिस्ट होती है जो
अपर एटमॉस्फेयर में बनती है तो उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है क्लाउड्स। क्या है? क्लाउड, CLOUDS। तो बेटा आपके फर्स्ट का आंसर है ह्यूमिडिटी, सेकंड का आंसर है इवेपोरेशन, थर्ड का आंसर है कंडेंसेशन, फोर्थ का है फोग और फिफ्थ का है क्लाउड। अब है ट्रू फॉल्स। द प्रोसेस बाय विच condensed water vapor fall down on the surface of the earth is known as precipitation। कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जब जमीन के ऊपर आते हैं, अर्थ के ऊपर आते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस इज ट्रू। ड्यू और वाटर वेपर्स इज नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। कि ओस और जो पानी की बूंदें होती हैं वो जो वाष्पीकरण है वो हार्मफुल नहीं होता क्रॉप्स के लिए, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज रिलीफ और orographic rainfall results when wind from the sea are blocked by hill or mountain ranges। कि जो ग्राफिकल या रिलीफ विंड्स रेनफॉल होती हैं वो हवा के द्वारा, जब जो हवा होती है वो हिल्स के द्वारा ब्लॉक कर ली जाती हैं तो उसको कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन masses of cold air or warm air strike each other। This is also true। When both snowflakes and rainfall at the same time, then this form of precipitation is known as sleet। This is also true। So all true false are true। Now we do the name the following। It refer the eye crystal and thin eye sheet that are formed when temperature drops below the freezing point। कि हमें बताना है फर्स्ट में कि इट रेफर्स टू आइस क्रिस्टल। कि आइस क्रिस्टल, जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के कण होते हैं और जो आइस शीट्स बनती हैं, तो वो जब फ्रीजिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो इसका आंसर है फ्रस्ट, FROST। ठीक है। सेकेंड है रेनफॉल दैट यूजुअली occur in the equatorial area and it is accompanied by thunder and lightning। तो इसका आंसर है कन्वेंशनल रेनफॉल, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है बेटा। तो क्या है कि वो रेन जो इक्वेटोरियल एरियाज में होती है और लाइट और थंडर के साथ होती है, बिजली और तूफान के साथ होती है, तो उसको कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। थर्ड है आइस पैलेट्स ऑल्सो नोन एज। कि जो आइस के जो पैलेट्स होते हैं, जो बूंदें होती हैं जो, तो उनको क्या कहते हैं? हेल्स कहते हैं। ऑल्सो नोन एज फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल किसका दूसरा नाम है? तो किस रेन का नाम फ्रंटल रेनफॉल है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था साइक्लोनिक रेनफॉल, CYCLONIC, साइक्लोनिक रेनफॉल किसका है? साइक्लोनिक रेनफॉल का। ठीक है। दूसरा नाम है फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल का दूसरा नाम है। फिर है फिफ्थ, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस। कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कंडेंसेशन टेक प्लेस करता है, कि कंडेंसेशन कब होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स में कब बदलते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है? तो जो अपर एटमॉस्फेयर जो वार्म टेम्परेचर होता है, वार्म टेम्परेचर, तो वहाँ पे वो, सॉरी बेटा इसका ये नहीं होगा, इसका होगा ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। ओके। कि जो जब ओस गिरने लगती है तो वो जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। क्योंकि अगर वार्म होगा तो वाटर वेपर तो वैसे ही रह जाएंगे, वो जमेंगे थोड़ी बूंदों के रूप में। तो जब ड्यू पॉइंट वाला जो होता है टेम्परेचर, तो उस टाइम पे कंडेंसेशन यहाँ पे टेक प्लेस होता है। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज ह्यूमिडिटी। कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाष्पीकरण क्या होता है, तो इसका आंसर हम करेंगे। तो ये देखिए जो आपकी समरी है ना, उसमें
फर्स्ट है ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर है। Student, in 7th class GK, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 16. Our chapter name is Desert of the World. डेजर्ट स्टूडेंट ऐसे प्लेस होते हैं जो बहुत ही हॉट एंड ड्राई होते हैं। हेयर द टर्म डेजर्ट कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड अबंडोन्ड दे आर रफली सेंटर्ड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टूडेंट, डेजर्ट प्लेस में रेन बहुत ही कम होती है, मीन्स वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए हॉट और ड्राई प्लेस होते हैं। सम एनिमल्स कैन सर्वाइव ऑन डेजर्ट, ऑल एनिमल्स डोंट सर्वाइव। सभी जो जानवर है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते डेजर्ट के प्लेस में। कुछ होते हैं जैसे कि कैमल होता है, सम टाइप्स के जो गोरिल्लाज है वो भी डेजर्ट में रहते हैं। तो इस तरह के जो पानी के बिना रह सकते हैं वही जो एनिमल्स है वहीं पे डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, हेयर फर्स्ट वन इज द सहारा। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और स्टूडेंट, इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? थार डेजर्ट। कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज द गोबी डेजर्ट। ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये कहाँ पे है? मंगोलिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज कालाहारी। कालाहारी कहाँ पे है? बोट्सवाना में। नेक्स्ट वन इज टकीला मकान। ये कहाँ पे है? चाइना में। नेक्स्ट वन इज गिब्सन। गिब्सन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट वन इज काराकम। काराकम कहाँ है? तुर्कमिस्तान में। नेक्स्ट वन इज नुम्बियन। ये कहाँ पे है? सूडान में। नेक्स्ट वन इज काइजलकम। ये है उज्बेकिस्तान में। और नेक्स्ट वन इज सोंड्रम डेजर्ट, दैट इज इन यूएसए। नेक्स्ट वन इज अटाकमा। ये कहाँ पे है? चिल्ले में। नेक्स्ट वन इज सिम्पसन। सिम्पसन कहाँ पे है? सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। एंड लास्ट वन इज दस्त ए कबीर। ये कहाँ पे है? ईरान में। तो स्टूडेंट, ये कुछ फेमस डेजर्ट थे, इनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं और विद स्पेलिंग लर्न करने हैं। एग्जाम में आपसे इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं या फिर मैचअप भी पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जो चैप्टर मैचअप या फिर एमसीक्यू टाइप का है तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए। इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन वन वर्ड आंसर में भी पूछा जा सकता है कि विच इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट विच डेजर्ट इज लाई, तो उसका आंसर हो जाएगा सहारा। तो इसलिए इसको मैचअप की तरह लर्न नहीं करना, प्रॉपर क्वेश्चन की तरह इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है डेजर्ट की। यहाँ पे सी हेयर सम कैमल्स आर राइडिंग हेयर। तो यहाँ पे कैमल जो है वो डेजर्ट में सरवाइव करने वाला सबसे बेस्ट जो एनिमल है उस कैटेगरी में आता है। और ये जितनी भी पिक्चर है ये डेजर्ट की गिवन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत कम है। ड्यू टू द लेक ऑफ रेन मीन्स वर्षा की कमी के कारण यहाँ पे जो झाड़ियाँ वगैरह है वही होती हैं प्रॉपर, इसमें पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा रेतीला एरिया होता है। चारों तरफ देखो यहाँ पे पहाड़ और पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं और सभी एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में गिवन है काराकम एंड काइजलकम आर टुगेदर नोन एज तुर्किस्तान डेजर्ट। इनको तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 6 to 8th. Students, in this video I will tell you some basics function of computer. Okay, first is how to change background of desktop, next one is how to make a new folder, and last one is how to save a file on desktop. Now I tell you first step how to change background of desktop. Let's start. Click on start button, then click on control panel. Now you have to select that option
personalization, click on that, and now you have to click on that desktop background. You have to. Now here are many backgrounds. You can select anyone from them. Select anyone. For example, you select this. Click on that, and now click on Save Changes. Here you see your background will be changed. Okay. Now I tell you how to make a new folder. Right click of mouse and click on new and select folder shortcuts anything. Means for example you have to paint file, then bitmap image. You have to for a file folder for document, then you can select that and one from here. Okay. So you have to make a new folder, you select folder. Okay. Here is your new folder. Open that is empty. You can move any file from here. You can select any file from here and copy that, and the file that is copied in previous session, that paste here. Here is your file. So you can save like that any file from new folder, and you can change the name of the folder like clicking that. By clicking on rename, you can change the name of the folder. If you want to write your name, your any like that. Here your folder name is Priya. So student, I hope you understand how to make a folder and rename it. And our last is how to save a file on desktop. For example, you want to save that file on the desktop. Then click on File menu and here select Save. Save as पे click करना आपको. Here you write your file name. For example, today है इस file का name. You have to select desktop. Here you have to select desktop. It means your file will be shown on the desktop. And click on Save. So student, by seeing that video, you have to complete that assignment. You have to follow all these steps that are used to change background, make a folder and save a file on desktop and write in your assignment work. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are just doing our revision part. So preparation for the essay 1. So regarding the same, today we are just going to from 6th to 8th class the revision of chapter number 7. So let us start. Good morning students, welcome to online classes for class 7. Today we are going to start chapter 7. रिवीजन करेंगे आज हम इसका. तो डैफोडिल्स के बारे में आपने पढ़ा है. जैसे डैफोडिल्स इंग्लैंड में है, जो कंट्री साइड में है ये चीज़ें. और जो है विलियम वर्डवर्थ जिसका पोएट है, वो अपने एक दिन जो है ट्रिप पे गए थे हिल्स पे, तब उन्होंने यहाँ डैफोडिल्स देखे थे और जो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है. सो स्टूडेंट, डैफोडिल्स के बारे में जैसे विलियम वर्डवर्थ ने सारे डिस्क्रिप्शन दिए, कितने मतलब दिखते कैसे दिखते हैं और कैसे है सब कुछ. तो अब जो है आप इसका वर्ड ट्रेजर देखिए, तो आपको वर्ड मीनिंग्स इसके लर्न करने हैं. तो इसके भी जो आपके पास और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे. जैसे आपका बता दिया है कि राइट द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट वर्ड, जो भी वर्ड है आपका, तो उसमें क्या है उसको आपको जो है, जैसे सपोज आपका गे वर्ड है, गे का आपका मीनिंग है हैप्पी. तो इसी तरह से आपके 3 ऑप्शंस होंगे. तो सो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट मेंशन गे का जो है आपका हैप्पी टिक करना पड़ेगा आपको. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल जस्ट गेट इन द essay 1. सो 1. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर.
फर्स्ट देखिए दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर डैश एंड हिल्स। तो ये क्या पे पहला ऑप्शन है आपके पास माउंटेन, दूसरा है स्काई, तीसरा है वैलीज। तो यहाँ पे जो है आपका दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर माउंटेन्स एंड हिल्स, तो माउंटेन्स यहाँ पे करेक्ट इसका ऑप्शन है। नंबर 2 दे डैश इन नेवर एंडिंग लाइन, ब्लूम्ड, स्ट्रेस्ड एंड स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो है दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, तो यहाँ पे इसका जो है स्ट्रेस्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 देखिए टॉसिंग देयर हैट्स इन स्प्रेटली डैश sadness, happiness and delight. So according to the chapter we have to complete the line. So the in this option delight is the correct option. तो क्या आ जाएगा tossing their hats in sprightly delight. अब नंबर 4 देखिए in vacant or in dash mood, pensive, thoughtful and happy. So in that case pensive mood is the correct option. Pensive is the correct option. I in vacant or in pensive mood. Now see the true false statement, और ये भी आपको according to the statements which have been just described here, you have to just say whether this is true or false according to the poem itself. First, the poet was moving aimlessly in a countryside. तो ये जो है आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एमलेसली नहीं, वो टूर पे गए थे तब उन्होंने वहाँ विजिट किया था, तो ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स है। नंबर 2 देखिए द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक, यानी कि पोएट ने 10,000 डैफोडिल्स देखे थे लेक के पास, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नंबर 3 देखिए द डैफोडिल्स वर डांसिंग विद द वेव्स, ये भी ट्रू है कि डैफोडिल्स जो है हवा के झोंकों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। नंबर 4 देखिए द पोएट वाज चार्म विद द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स, यानी कि पोएट जो है डैफोडिल्स की ब्यूटी को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए थे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब नंबर 5 देखिए द पोएट ब्रॉट सम डैफोडिल्स विद हिम, यानी कि पोएट अपने साथ डैफोडिल्स को कुछ डैफोडिल्स साथ लेके चले, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। उन्होंने जो है अपने साथ डैफोडिल्स लेके नहीं आए थे, बल्कि उनकी यादें उनके साथ थी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सी द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए उसके एंटोनिम्स देखिए। फ्लोट्स का हो जाएगा सिंक, यानी कि तैरना और डूबना। वैलीज डांस, और यह है बिनेट का अबव। अब है नंबर 4 वर्ड है आपका कॉन्टिन्यूस इंटरमिटेड, तो ये इसका वर्ड है एंटोनिम्स। अब ग्लैंस का जो है वो है स्टेयर और स्केप, तो ये आपके वर्ड्स के एंटोनिम्स हैं। अब भी देखिए फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम that rhyme with the words in column A and write them in column B। तो यहाँ पे A कॉलम में आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको आपको राइम वर्ड सेम टू सेम एज इट इज आपको नेक्स्ट कॉलम B में लिखना है। अब देखिए पहला क्राउड, क्राउड का राइमिंग वर्ड आपका क्या बनता है क्लाउड, और नंबर 2 आपका डाइन है, डाइन का क्या बनता है शाइन। अब नंबर 3 देखिए बूस्ट का बनेगा आपका राइमिंग वर्ड होस्ट। अब नंबर 4 देखिए ब्रीज, ब्रीज का आपका राइमिंग वर्ड बन जाता है गेज्ड। अब नंबर 5 देखिए बे का आपका क्या बनेगा राइमिंग वर्ड गे, तो ये आपके राइमिंग वर्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो आपका क्राउड, क्राउड का क्या है यहाँ पे जैसे क्राउड बीइंग द क्राउड बिगिन टू क्लियर, यानी कि भीड़ जो है
रुक गई थी। इसी तरह से आपका स्ट्रेस्ड है, और फिर आपका नंबर 3 डिलाइट है, नंबर 4 वेल्थ है, नंबर 5 है सॉलिट्यूड। तो ये जो है मैंने आपके साइड में इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बट जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ इन योर ओन वर्ड। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यही तक। आपको करना क्या है, एज यूजुअल यू हैव टू जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट सो दैट यू कैन एबल टू जस्ट आंसर दिस। एंड वन मोर थिंग, सेम एज यूजुअल जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Students, this is for class 7th. Students, as you all know, we are doing adverbs, and in previous video we discussed about the book exercise related to positive, comparative and superlative degrees. Now today I will tell you about the position of adverbs. Position of adverbs means कि where we are using adverbs, position of adverbs. इस स्टेटमेंट से आपको कुछ लग रहा होगा कि हम एडवर्ब्स को पोजीशन, यानी कि एडवर्ब्स की सेंटेंस के अंदर कहाँ पे पोजीशन होती है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल एन एग्जाम्पल, एंड दैट इज Arvind spoke confidently at the meeting last night. In this sentence we are having different kinds of adverbs, like first of all is Arvind is the subject. As you all know, spoken is the word, spoke is the verb. After verb we are using adverb, and that adverb kind is manner. Then we are having at the meeting is the place. Last night is the time. So students, in this statement I will tell you the position of different kinds of adverbs, and that is manner, place, time. There are 3 kinds of adverbs are used in this sentence. So from this sentence we are understood this thing कि पहले हम subject use करेंगे, after verb we are going to use adverbs. Okay students, in this statement again I am repeating, statement के according आपको identify करना है adverbs को, तो आप कैसे करेंगे? पहले आप subject use करेंगे, देन वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद आप कोई भी काइंड ऑफ एडवर्ब यूज कर सकते हैं। इट मीन्स एडवर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट वी आर यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर, देन प्लेस, देन टाइम। हम इसको एक सीक्वेंस में ही लिखेंगे। पहले हम मैनर लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम सेंटेंस में कब यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू यूज when we ask question about how much। जब हम क्वेश्चन प्लेस करते हैं हाउ मच, तो वो हम कैसे करेंगे? बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो वर्ड आएगा, हाउ मच का जो हमें आंसर मिलेगा
वो होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम किसके बीच में प्लेस करेंगे? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल इज संध्या usually has dinner at 8 p.m. In this statement, Sandhya is the subject, has dinner is the verb, has is the verb in this sentence, and usually is the frequency which is placed between Sandhya and verb. Okay students, now you will get the answer of this. Now I will tell you about some correct adverbs which are used rarely in the sentences. Now let's start. Now I will tell you the correct use of some adverbs, and we are having adverbs are fairly and rather. How we are going to use these two adverbs in the sentence? First of all, both of them are meaning the same, that is moderate. Meaning is moderate. But according to the sentences, fairly is used for favorable adjectives. Favorable adjectives, where rather is used for unfavorable adjectives. Okay students, now one more thing is, favorable adjectives are those adjectives which specify the positive thing, positiveness in the sentence, and in unfavorable sentences represent the negative form. Means, for example, the weather is fairly fine. The weather is fairly fine means जो मौसम है हमारा वो बिल्कुल फेयर है, मॉडरेट है, बिल्कुल ठीक है. But according to this sentence, we are having a sentence is, I received some rather bad news. In this statement, bad news is negative form. You can see here, negative form is bad news. It represent the negative form. यानी कि ये बुरी चीज़ शो करता है, वहाँ पे हम rather यूज़ करेंगे, और fairly हम जहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें equally यानी कि बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है. On the basis of this, we are having a book exercise. Now let's start with the book exercise. Now this is the book exercise you have to do on the basis of fairly and rather. First sentence is, I get along dash well with him, but these days I find his behavior dash annoying. Here in first sentence you are going to write it down fairly, and in the second sentence you are going to write rather. Annoying behavior means ठीक behavior नहीं लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे rather यूज़ किया है, और यहाँ पे moderate sentence है तो हमने यहाँ पे fairly यूज़ किया है. Okay students, although his instructions were complicated, it means rather complicated, fairly complicated, we were rather able to understand
them. Okay students, now I have done 2 sentences for you. Remaining you have to do it on your own. This is your homework. Okay students, with this exercise we completed with the chapter, and in next video we are going to start with the another chapter. Thank you everyone.